हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो हमारी लास्ट जो हमने एमसीक्यू सीरीज साइंस एंड टेक की थी, उसमें हमने 30+ एमसीक्यूज जो हैं वो कवर अप किए थे। और आज की भी जो हमारी वीडियो रहेगी वो एमसीक्यूज की रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। सो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई वुड लेट यू नो कि हमारे मॉक टेस्ट जो हैं ये अवेलेबल हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट आप सब जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा मॉक टेस्ट का शेड्यूल है ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? प्लीज कमेंट डाउन। ओके ओके फाइन। तो सबसे पहले कल एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11th, जो बाय मिस्टेक गलत हो गया था एंड आप लोगों ने बोला कि मैम वो गलत है। आई हाईली अप्रिशिएट दैट। समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इसका आंसर जो है वो सेटर्न ही है, कि किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं, तो वो सेटर्न ही है। और सेटर्न के पास 146 मून्स हैं। सो यू कैन करेक्ट इट कि इसका आंसर आएगा सेटर्न। इसका आंसर जुपिटर नहीं है बल्कि सेटर्न है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सो कल हमने 35 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए थे। आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। मैं अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोग आई गिव यू सम टाइम, तो आप लोग प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बारक? बारक क्या है? अ पीक इन कारगिल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ एन आर्मी यूनिट, अ शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम, या अ बैराज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र? आंसर प्लीज, जिसको आंसर आते हैं प्लीज आंसर कीजिए, और अगर नहीं आता है तो वो भी कीजिए, सो दैट अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो आई गेट मोटिवेशन टू डू सम मोर एमसीक्यूज। रिद्धि शर्मा बोल रहे हैं डी, अ बैराज ऑन रिवर सिस्टम। नो, इट्स रॉन्ग। लखबीर विकी, इट्स रॉन्ग। बारक क्या है? बारक जो है ये एक शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, क्या है? ये एक शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। और ये कहाँ का है? ये इजराइल का है। इजराइल का शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी बहुत सारी सीरीज जो है वो लॉन्च हुई है, और रिसेंटली ही बारक 8 जो है, बारक 8 जो है वो लॉन्च की है। किसने की है? जॉइंटली डेवलप की है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने और डीआरडीओ ने, यानी कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने मिलकर, दोनों ने मिलकर ये जॉइंटली इसकी एक सीरीज कंटिन्यू है। और बारक 8 जो है रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप रिलीज्ड बाय जापान फॉर रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स नेम्ड। वर्ल्ड का पहला टेलीस्कोप जो जापान ने रिलीज किया है रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए प्लैनेट्स की, उसका नाम क्या है? स्प्रिंट ए, ऑर्बिट ए, स्प्रिंट जे, या ऑर्बिट 5? उमर उजैर ने कहा है ऑर्बिट ए, सुभाष चंद्र ने कहा ऑर्बिट ए। नहीं, इसका नाम ऑर्बिट ए नहीं है। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप बोला है। प्लीज आंसर कीजिए, जितने भी लोग ने ज्वाइन किया है आंसर कीजिए। ऑर्बिट 5, रोबिया ने कहा ऑर्बिट 5 नहीं। प्लीज आंसर कीजिए, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुसर्रत चौधरी डी। नहीं, इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर ए है, स्प्रिंट ए।
ये वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है जो जापान ने रिलीज किया था। और किस लिए किया था? ताकि ये क्या कर सके, जितने भी एनवायरमेंट, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके एनवायरमेंट को रीड आउट कर सके। और स्पेसिफिकली ये कौन से प्लैनेट्स के लिए किया गया था? वीनस, मार्स और जुपिटर। उन 3 प्लैनेट्स के लिए ये जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। स्प्रिंट ए, नॉट जे, इट्स स्प्रिंट ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज आंसर कीजिए। कॉमन बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो कॉमन बैक्टीरिया हम यूज करते हैं वो कौन सा है? राइजोबियम है, एस्चेरिचिया कोलाई है, डिप्लोकोकस है या स्पिरिलम है? आंसर? आंसर कीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? देखिए, जो कॉमन बैक्टीरिया हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, इट्स नन अदर देन ई कोलाई, जिसको एस्चेरिचिया कोलाई भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्यों यूज किया जाता है इसमें? क्योंकि ये क्या है, इसका एक तो सबसे पहले इसका जनरेशन टाइम सबसे कम होता है, 20 मिनट्स का जनरेशन टाइम जो है ये लेता है, इसलिए भी इसको यूज किया जाता है। इजी टू कल्चर है, इजी टू ट्रांसफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात, इसको हम क्लोनिंग में एज अ होस्ट यूज करते हैं। जब हम डीएनए की रिकम्बिनेंट क्लोनिंग करते हैं, उसमें हम इसको एज अ होस्ट यूज करते हैं, तो ये इजिली यूज हो जाता है। दैट्स वाई इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ई कोलाई जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज आंसर कीजिए। अगर आप लोग आंसर करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, अदरवाइज ऐसे ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखो, ये कुछ मिशंस के नाम दिए हुए हैं जो हर एक मतलब प्लैनेट पे जो है भेजे जाते हैं, जितने भी मिशंस। तो उसमें से 3 मिशंस का यहाँ पर नाम दिया, मेविन, मैसेंजर और अकत्सुकी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। मेविन क्या मार्स का मिशन है? मैसेंजर जो है वो मरकरी का मिशन है? अकत्सुकी जो है वो सैटर्न का मिशन है? तो आप लोग प्लीज बताइए कि कौन से प्लैनेट का मिशन है इनमें से? आंसर कीजिए। ए 2 and 3। रोबिया, इट्स नॉट 2 and 3, इट्स 1 and 2। ठीक है, इट्स 1 and 2 ओनली। कैसे? जो मेवन है ये मार्स का ही मिशन है, जो मैसेंजर है ये मरकरी का ही मिशन है, और ये दोनों कौन सी कंट्री के हैं? यूएसए के हैं, यानी कि नासा के मिशन है दोनों। ठीक है, ये दोनों नासा के मिशन है। लेकिन जो ये अकत्सुकी है ना, ये सैटर्न का मिशन नहीं है, बल्कि ये कहाँ का मिशन है? ये वीनस का मिशन है। और ये कौन सी कंट्री का मिशन है? इट इज अ जापानीज स्पेस मिशन। ठीक है, जो पहले 2 मैंने बोले वो कहाँ के हैं? वो नासा के हैं, लेकिन ये जापानीज स्पेस मिशन है। और ये अकत्सुकी जो है ये सैटर्न का मिशन नहीं है, इट इज अ मिशन ऑफ वीनस। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बारस्टार एंड बार्नेस जीन, ये थोड़ी देर पहले अभी न्यूज में थे, आई गेस इन अक्टूबर और सितंबर। तो बताइए ये किससे रिलेटेड है? बीटी कॉटन से, जीएम कैनोला ऑयल से, जीएम मस्टर्ड से या जीएम सोयाबीन से? प्लीज प्लीज आंसर कीजिए। देखिए, लाइव आने का मतलब यही होता है कि इंटरेक्शन हो जाए, आप लोग आंसर करें, तो कहीं पर आप गलत हो तो मैं आपको करेक्ट करूं, रेक्टिफाई करूं। बट आप लोग अगर आंसर ही नहीं करेंगे, हाउ विल बी? राशि ने कहा है ए, बीटी कॉटन। नहीं नहीं, बीटी कॉटन नहीं है इसका आंसर। देखो, जो बार स्टार और बार्नेस जीन है ये रिसेंटली न्यूज में थे। ये बीटी कॉटन से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है उसमें ये जीन्स जो है यूज किए जा रहे थे। तो इनका बहुत पिछले दिनों न्यूज में था। सो आपने याद रखना है कि बार स्टार और बार्नेस जीन जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? जीएम मस्टर्ड के साथ रिलेटेड है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है,
और बीटी तो आपको पता है कि बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है। हाँ, बीटी कॉटन जो है वो भी था इसमें न्यूज में रिसेंटली, लेकिन जो बीटी कॉटन है वो इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो हमारा कॉटन है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि जो आर्मी बॉल वॉर्म है जिसके लिए ये बीटी कॉटन बनाया गया था कि आर्मी बॉल वॉर्म जो पेस्ट है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, तो वो उसको रेजिस्टेंट हो गया, उसके लिए ये न्यूज में था। लेकिन जीन्स जो है बास्टार और बार्नेस जीन ये जीएम मस्टर्ड के रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, माइक्रो प्रोपेगेशन जो न्यूज में था वो किससे रिलेटेड है? टिश्यू कल्चर, 3 पेरेंट बेबी, जीन एडिटिंग या एनिमल क्लोनिंग? आंसर करिए। एम आई ऑडिबल? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, तो प्लीज आंसर करिए ना। मैं ही बता देती हूँ। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये किससे रिलेटेड है? माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि प्लांट टिश्यूज के स्मॉल पीसेस जो है वो लिए जाते हैं, एक मतलब केयरफुली चूज किए जाते हैं एक मदर पेरेंट प्लांट से, ताकि क्या कर सके, एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सके, एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सके लैब कंडीशंस में। देखिए बच्चा, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आंसर नहीं पता, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। देखो, साइंस एंड टेक जो है ये एक थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट है। आई नो कि पूरी जीके जो है इट्स ऑफ 24 मार्क्स इन योर वीएलडब्ल्यू एग्जाम, बट ऐसा है कि हमें तो कुछ छोड़ना नहीं, हमें करना है। और साइंस एंड टेक जो है ये काफी डिफिकल्ट पार्ट रहता है, स्टैटिक में भी और करंट में भी। तो मेरी कोशिश ये है कि थोड़े से करंट बेसिस क्वेश्चंस जो है मैं आपको करवा लूं, और टफ क्वेश्चंस इतने भी नहीं है, थोड़े से तो होंगे ही, क्योंकि साइंस एंड टेक है, बेसिक साइंस नहीं है, जनरल साइंस नहीं है। बट स्टिल मेरी कोशिश यही है कि थोड़े इजी रहे। और आपको नहीं पता लेकिन आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए सो दैट मैं ही आपको बताऊं आगे। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या है? मैंने आपको बोला कि स्मॉल पीसेस जो है प्लांट टिश्यू के लिए जाते हैं और फिर उसको नया प्लांट्स जो है उससे प्रोड्यूस किया जाता है लैब कंडीशंस के अंदर, तो उसी को क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। आई होप आपने थोड़ी देर पहले ये 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा। तो 3 पेरेंट बेबी में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसके 3 जेनेटिक पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, फादर जो होता है वो स्पर्म सप्लाई करता है, मदर जो होती है वो वूम और एग न्यूक्लियस दोनों सप्लाई करते हैं, और जो एनोनिमस डोनर होता है वो आपको एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वो 3 पेरेंट बेबी को कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले ही एक बेबी इसमें सर्वाइव किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कार टी सेल थेरेपी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। जो ये कार टी सेल थेरेपी है ये किससे रिलेटेड है? एचआईवी ट्रांसमिशन से, कैंसर ट्रीटमेंट से, स्टेम सेल से, या जीएम क्रॉप से? आंसर करिए। बी, कैंसर ट्रीटमेंट, लखबीर विकी। यस, यू आर राइट। जो कार टी सेल थेरेपी है ये किससे रिलेटेड है? कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इट इज अ काइंड ऑफ इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, इम्यून सेल्स जो है जिनको टी सेल्स बोला जा सकता है उनको रिवाइव कर सके। और ये टी सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एक उसका पार्ट होते हैं डब्ल्यूबीसी का, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, उसका पार्ट है। और टी सेल्स का हमें एक्टिव इम्यून चाहिए होता है, उसके लिए ये थेरेपी है। तो कार टी की जो फुल फॉर्म है दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये कार की जो है इसकी फुल फॉर्म है। और टी मीन्स हमें टी सेल्स की ही इम्यून सिस्टम को चाहिए होता है, उसी को प्रोड्यूस करना होता है, तो इसीलिए इसको कार टी बोला जाता है। और टी मैंने आपको बोला इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोबारा से आपको मिशंस दिए हुए हैं, ये यहाँ पर बीच में हाइफन लगा लो, ये मिसिंग है, ये हाइफन कंसीडर कर लो। ये होप मिशन, बेपी कोलंबो और हायाबुसा, ये 3 तरह के मिशंस हैं। और आगे बताएं कि ये कौन से प्लैनेट पे मिशन भेजा गया है। तो होप मिशन जो है वो मार्स का है, बेपी कोलंबो जो है वो मरकरी का है, हायाबुसा जो है वो एस्टेरॉइड का है। अब आपको कोड सेलेक्ट करना है करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। आंसर बोलिए। आई होप आपको ये सब मिशंस नहीं पता होंगे, सो डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। ये जो होप मिशन है ये मार्स का मिशन है, ये 2020 में भेजा गया था बाय यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये भेजा था, ठीक है, वहां की स्पेस एजेंसी ने ये भेजा था और ये मार्स मिशन ही था, ठीक है। बेपी कोलंबो जो है ये मरकरी का ही मिशन है, ठीक है। बेपी कोलंबो जो है ये मरकरी का ही मिशन है और ये किसने भेजा था? इट वाज सेंट बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जाक्सा जिसको हम बोलते हैं, और ये मरकरी का ही मिशन था। और हायाबुसा जो है ये एस्टेरॉइड मिशन ही है और ये भी किसने भेजा था? जाक्सा ने ही भेजा था, यानी कि जापान एरोस्पेस स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये उसी ने भेजा था। सो हमें यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। क्लियर? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सारे मिशंस जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which space agency launched the Jupiter Icy Moons Explorer, जिसको जूस प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है उसने लॉन्च किया था? इसरो ने, नासा ने, ईएसए ने या रॉसकॉस्मोस ने? रॉसकॉस्मोस रशिया की है, ईएसए इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा इज ऑफ यूएसए, इसरो इज ऑफ इंडिया। तो ये किसने भेजा है? ईएसए ने। यस नवदीप, यू आर राइट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो है ये मिशन है जूस मिशन, जिसमें इसका एम ये था कि 8 ईयर की जर्नी के लिए ये क्या करें, जुपिटर पर मिशन जो है इन्होंने सेंड किया है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, विच इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा गया व्हाट इज रंबान विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। क्या है ये रंबान? क्या है? कोई एलिफेंट स्पीशीज है, मोबाइल क्लिनिक है, कोविड वैक्सीन है या लॉन्च व्हीकल है? आंसर करिए। नोबिया ने कहा है डी लॉन्च व्हीकल। नहीं, नवदीप कह रहे हैं बी मोबाइल क्लिनिक। यस नवदीप, दिस इज राइट। रंबान जो है ये क्या है? इट्स अ मोबाइल क्लिनिक, ठीक है। ये क्या है? मोबाइल क्लिनिक है, रैपिड एक्शन मोबाइल क्लिनिक है। ये इंडिया की फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब है, जो कहां पर शोकेस की गई थी? G20 सबमिट हुआ था ना, जो G20 की जब हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो गोवा में हुई थी, वहां पर इसको जो है शोकेस किया गया था। तो आपने रंबान जो है ये याद रखना है कि इट्स नन अदर देन मोबाइल क्लिनिक, और ये इंडिया की पहली मोबाइल जो है BSL 3 लैब है, ठीक है। और रंबान की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रैपिड एक्शन मोबाइल BSL 3 एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क, ठीक है। इतनी लंबी फुल फॉर्म कोई नहीं आपसे पूछेगा। BSL का मतलब यहाँ पर है बायोसेफ्टी लेवल। सो आपने बस ये याद रखना है कि रंबान है ये G20 का जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो गोवा में हुई थी, आपको पता है कि G20 के डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हुई थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो जो गोवा में हुई थी वहां पर इसको शोकेस किया गया था, एंड इट इज व्हाट? इट इज अ मोबाइल क्लिनिक, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द meteor like streaks falling on the sun surface are called as। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको meteors, meteorites और meteoroids में डिफरेंस बताया था,
ठीक है, तो अब आप बताइए कि जो मिटियोर लाइक स्ट्रीक्स जो हैं जो सन सरफेस पे पड़ती है उनको क्या बोला जाता है? सोलर कॉमेट्स, सोलर शूटिंग स्टार्स, सोलर स्ट्रीक्स या सोलर फोटॉन्स? नवदीप और राशि, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको बोला जाता है, जो मिटियोर्स हमें मिलते हैं जो सन सरफेस पर गिरते हैं उनको बोला जाता है सोलर शूटिंग स्टार्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन इज अ गैस, ठीक है। फॉस्फीन इन विच प्लैनेट? फॉस्फीन गैस जो है वो कौन से प्लैनेट में साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है? मरकरी में, वीनस में, सैटर्न में या मार्स में? आंसर करिए। फॉस्फीन गैस जो है कौन से प्लैनेट में डिस्कवर की है? यस, रोबिया ने सही कहा है, इट इज बी, दैट इज वीनस। वीनस में रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि वहां पर फॉस्फीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the chronic disorder wherein the body's immune system mistakenly attacks itself? एक ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहां पर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो खुद को ही अटैक करने लगता है। अदरवाइज इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन आते हैं उनको उनके अगेंस्ट अटैक करना, उनके अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन यहाँ पर मिस्टेकनली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है खुद को ही अटैक करने लगता है। तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर जब बॉडी में होता है तो ऐसा होता है? सेल्फ स्क्लेरोसिस, एक्टिव स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पोटेंशियल स्क्लेरोसिस? आंसर करिए। डी, पोटेंशियल। नहीं, इसका आंसर पोटेंशियल स्क्लेरोसिस नहीं है, इसका आंसर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एक ऐसी काइंड ऑफ डिजीज हो जाती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीजेंस के अगेंस्ट नहीं अटैक करता है, बल्कि हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के उनके अगेंस्ट ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इस तरह से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सो जो क्रॉनिक डिसऑर्डर जहां पर हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करे उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। Clear? Now, next question. NAVIC is a navigation system developed in which country? By which country? NAVIC जो है ये कौन सी कंट्री का नेविगेशन सिस्टम है? ये तो आप सबको पता होगा। रशिया, इंडिया, जापान या यूएसए? आंसर करिए। नेविक कौन सी कंट्री का नेविगेशन सिस्टम है? नेविक तो पता होना चाहिए। नेविक के फुल फॉर्म है, रिति शर्मा ने कहा है डी, यूएसए का नहीं है, यूएसए का तो जीपीएस है। जीपीएस जो है वो यूएसए का है। नेविक के फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। यस, इंडिया। अब जब इंडियन कॉन्स्टलेशन आ गया तब तो सबको पता चल जाएगा कि नेविक जो है ये कहाँ का है, इंडिया का है। पहले इसको IRNSS के नाम से जाना जाता था, IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। लेकिन हाल ही में इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। आने वाले जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स आएंगे वहां पर जीपीएस की जगह अब आपको अपकमिंग टाइम में नेविक दिखेगा। तो जो नेविक है ये कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है? इंडिया का है। जो यूएसए का है उसका नाम जीपीएस है, जो जापान का है उसका नाम है क्वाजी जेनिथ। ठीक है, उसका नाम है क्वाजी जेनिथ। और रशिया का जो है उसका नाम है ग्लोनास। हर एक कंट्री का अपना अपना जो है वो
नेविगेशन सिस्टम है, वैसे यूरोप का भी एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है गैलीलियो। तो हमें यहाँ पर पूछा कि नेविक कहाँ का है, तो वो इंडिया का है, और फॉर्मरली इसको क्या बोला जाता था, IRNSS, दैट मीन्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है, टू प्रोवाइड फास्ट एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिलोंग्स टू विच कंपनी? एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्यूपर है, और इसका काम क्या है कि फास्ट एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस देनी है। तो ये कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है? स्पेसएक्स का, अमेजॉन का, ब्लू ओरिजिन का? प्रोजेक्ट क्यूपर कौन सा प्रोजेक्ट है? आंसर करिए। बी, अमेजॉन। यस, प्रोजेक्ट क्यूपर जो है ये अमेजॉन का जो है ये प्रोजेक्ट है। ये एक सब्सिडरी अमेजॉन की, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका काम क्या है कि फास्ट और एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज देनी है इनको थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, सो प्रोजेक्ट क्यूपर जो है वो किसका है? अमेजॉन का प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर अ रीसेंट स्टडी, which planet will be temporarily invisible from the earth in 2025? रीसेंट स्टडी के तहत ये पता चला है कि एक प्लैनेट जो है 2025 में टेम्परेली विजिबल हो जाएगा अर्थ से। तो वो कौन सा प्लैनेट है? नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस? सी, सैटर्न। लखबीर विकी, योर आंसर इज करेक्ट। इसका आंसर है सैटर्न। 2025 में क्या होगा, सैटर्न के टिल्ट की वजह से और उसके ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से जो ये सैटर्न की रिंग, जितनी भी रिंग्स है सैटर्न की, वो हमें इनविजिबल हो जाएंगी, अर्थ साइड से हमें ये नहीं नजर आएंगी। सो 2025 में जो टेम्परेरीली इनविजिबल होने वाला प्लैनेट है, इट इज नन अदर देन सैटर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी, यानी सैटर्न। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is associated with integral field ultraviolet spectroscope experiment? इन्फ्यूज जिसको बोला जाता है, इसके साथ कौन सी कंट्री जो है एसोसिएटेड है? ठीक है, ये क्या है? ये एक साउंडिंग रॉकेट मिशन है। ठीक है, अब मैं आपको अगर स्पेस एजेंसी बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ये एक साउंडिंग रॉकेट मिशन है, इन्फ्यूज। तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री का मिशन है। सी, चाइना। नहीं, ये चाइना का नहीं है, ये है यूएसए का। ठीक है, नासा ने कंडक्ट किया ये मिशन, दैट इज साउंडिंग रॉकेट मिशन इन्फ्यूज। तो कौन सी कंट्री? नासा आपको पता है कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, यानी कि यूएसए। यूएसए ने क्या किया? ये साउंडिंग रॉकेट मिशन जिसका नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, वो किया है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। ISI 707 Part 2 by Section 7 2023, which was recently approved by BIS, यानी BIS means Bureau of Indian Standards, is associated with which product? किसके साथ associated है ये? सोलर पैनल के साथ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर के साथ, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स के साथ, या स्टरलाइजर्स के साथ? मुझे लगता है आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता होगा। आई टेल यू कि ये जो है ये रिसेंटली देखा गया है, ये किसके साथ अटैच्ड है? ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर है। ठीक है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर है। BIS ने रिसेंटली क्या किया है? अप्रूव किया है एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एसीओ डीसी कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड। किसके लिए? लाइट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, जैसे हमारे स्कूटर्स, बाइक्स, रिक्शाज। आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है प्रोड्यूस करने हैं, इंडिया ने टारगेट रखा है। तो उसके लिए ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर है, BIS ने इसको अप्रूव किया है। और ये किसके इनिशिएटिव के तहत डेवलप हुआ है? नीति आयोग और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इनके कोलैबोरेशन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। Who invented the dynamite? प्लीज इसका तो आंसर कर दीजिएगा। मैरी क्यूरी, एल्फ्रेड नोबल, जोसेफ ब्लैक। डायनामाइट किसने इन्वेंट किया था?
डायनामाइट इज अ एक्सप्लोजिव जिसमें नवदीप ने कहा है बी एल्फ्रेड नोबल. यस यू आर राइट. नोबेल प्राइज का नाम भी एल्फ्रेड नोबल के पीछे ही पड़ा था. सो यस, डायनामाइट जो है वो किसने इन्वेंट किया है? एल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंट किया है. और ये क्या है? इट इज एन एक्सप्लोजिव विच इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन सॉल्वेंट्स. ठीक है, इससे कंपोज्ड है नाइट्रोग्लिसरीन और सॉल्वेंट्स. इससे कंपोज्ड है, जैसे क्रश्ड शेल्स और क्लेज होते हैं ना, वो. तो डायनामाइट किसने किया है? एल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंट किया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको थोड़े स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़े इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे. टफ क्वेश्चंस जो है वो ऊपर हो गए. वैसे वो इतने भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग न्यूज देखते रहते, अगर उसके टच में रहते, तो दे वर नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डब्ड एज इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि वो एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस में भेजेगा बाय 2025. तो उसको नाम दिया गया है इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. तो किसको बोला गया है? ये किसको डब किया गया है? मंगलयान को, गगनयान को, चंद्रयान को, या आदित्य L1 को? बी, गगनयान. यस, गगनयान मिशन जो है, इस मिशन के तहत क्या होगा कि इंडिया जो है, यानी कि इसरो जो है, वो क्या प्लान कर रहा है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेंड करेगा. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज. पहली पीको सैटेलाइट कौन सी है इंडिया की? इनसैट, स्टडसैट, जीसैट 4 या अनुसैट? पीको सैटेलाइट क्यों होती है? वो सैटेलाइट जिसका मास जो होता है 1 kg से नीचे होता है, मतलब उससे कम होता है. सो आप लोग कह रहे हैं बी, स्टडसैट. यस. सो इसका क्या है? फर्स्ट पीको सैटेलाइट कौन सी है इंडिया की? स्टडसैट. स्टडसैट मीन स्टूडेंट सैटेलाइट. ये कब लॉन्च हुई थी? 12 जुलाई 2010 में ये लॉन्च हुई थी. और ये कहां पर जाकर प्लेस की गई थी? पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये प्लेस की गई थी. ठीक है, तो ये इंडिया की पहली पीको सैटेलाइट है. पीको सैटेलाइट मींस हैविंग अ वेट लेस देन 1 kg. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है? न्यूटन ने, डाल्टन ने, या कोपरनिकस ने? करिए आंसर. इसका आंसर है कोपरनिकस. ठीक है, यस, मृदुल बसोत्रा, यू आर राइट. कोपरनिकस जो है, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कोपरनिकस. Now we'll move on to the next question. Which among the following is the name of the rover landed by NASA on Mars surface? देखो, जैसे हमारा भी चंद्रयान मिशन का एक रोवर था, एक लैंडर था, वैसे ही जो नासा का मिशन था, मार्स मिशन, उस पे जो उन्होंने रोवर जो लैंड किया था, उसका नाम क्या था? परसेवरेंस, एक्सप्लोर, आउटर स्पेस, या नन ऑफ द अबव? यस, रोबिया, यू आर राइट. इट वाज नेम्ड एज परसेवरेंस. ये काफी टाइम तक न्यूज में रहा था. ठीक है, परसेवरेंस जो है वो रोवर था उसका, और जो लैंडिंग साइट थी, और ये नासा का मिशन जो है कब गया था? 2020 में गया था. ठीक है, कब गया था? 2020 में गया था. और जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम क्या था? जिजेरो क्रेटर. ठीक है, उसका नाम क्या था? जिजेरो क्रेटर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who is considered as the father of Indian space program? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कौन है? डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन? रोबिया कह रही है ए, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई. यस, यू आर राइट. जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर हैं वो विक्रम साराभाई ही हैं. ठीक है, मृदुल, रोबिया, यू ऑल आर राइट.
जो डॉक्टर सतीश धवन थे वो किसके फादर थे? डॉक्टर सतीश धवन वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड्स डायनामिक रिसर्च, डॉक्टर सतीश धवन इसके फादर थे। और होमी जे बाबा किसके थे? वी ऑल नो ही वाज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। और कस्तूरी रंगन जो अभी आपको पता है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हुई है उसके ड्राफ्टमैन यही थे, कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, तो वो कौन है? विक्रम अंबालाल साराभाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, पहली इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी है? रोहिणी है, मॉम है, आर्यभट्टा है या एप्पल है? तो इंडिया की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो है रोहिणी, नहीं मृदुल आपने ए बोला, सी आर्यभट्टा, नहीं। इंडिया की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एप्पल, ठीक है। एप्पल की फुल फॉर्म क्या है? अरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये इंडिया की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। जो रोहिणी है ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट है। ये क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट। और जो ये मॉम है जिसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये क्या है? ये मंगलयान है ना, इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन जो 2013 में लॉन्च हुआ था। और आर्यभट्टा जो है ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट, ये फर्स्ट सैटेलाइट है। हमें यहाँ पर फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछा है, ना कि फर्स्ट सैटेलाइट, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? ये तो सबको ही पता होगा। डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, डॉक्टर हरबिंद खुराना या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? आंसर करिए। हु इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डी, यस, इसका आंसर क्या आएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वर टेस्टेड इन इंडिया एट, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स हैं वो इंडिया में कहां पर टेस्ट किए जाते थे? बैंगलोर में, श्रीहरिकोटा में, कांचीपुरम में या पोखरान में? करिए आंसर। पोखरान, यस। तो अब तो आपको पता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स जो है वो टेस्ट नहीं किए जाते हैं, वो बैन कर दिए गए हैं। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स जो पहले वो कहां पर टेस्ट किए जाते थे? पोखरान में। वो कहां पर है पोखरान? इट इज इन राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएसएलवी स्टैंड्स फॉर, पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पॉलिश सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रिपरेटरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या परफेक्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग वेरीफायर? पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? आंसर करिए। ए, यस, यू ऑल आर राइट, इट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और अगर चंद्रयान का पूछा जाए कौन से रॉकेट में गया था, वो हमने कल देखा था एलवीएम, सो वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, टेक्टाइल ग्राम इज रिलेटेड विद, किसके साथ रिलेटेड है ये टेक्टाइल ग्राम? ये टर्म जो है किसके साथ रिलेटेड है? फिंगरप्रिंट के साथ, टेलीप्रिंटर के साथ, सीरियल्स के साथ या पेरेम्बुलेटर के साथ?
33 डेक्टाइल ग्राम जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद फिंगरप्रिंट। ठीक है, किसके साथ रिलेटेड है? ये फिंगरप्रिंट के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडियन इंडिजिनियसली? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए जो इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। तेजस, ब्रह्मोस, चेतक या अस्त्र? तो क्या नाम है उसका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम है तेजस। ठीक है, ये ब्रह्मोस, अस्त्र, ये क्या है? ये मिसाइल्स हैं। हमें यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा? तेजस आएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। द एंटायर सिस्टम ऑफ 7 IRNSS सैटेलाइट्स इज कॉल्ड। मैंने IRNSS आपको पहले ही बताया कि ये क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जिसको आज के टर्म्स में क्या बोलते हैं? क्या है ये? इंडियन रीजनल। अगर आपने ये लेक्चर पूरा ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। यस, इसका आंसर क्या है? नेविक। आप सब सही बोल रहे हैं, ए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है लेकिन आज के टाइम में इसको क्या बोला जाता है? नेविक बोला जाता है। और ये किसका सिस्टम है? 7 सैटेलाइट्स का है। उसमें से जो 3 है वो कौन से ऑर्बिट में है? जियो स्टेशनरी में। और जो 4 है वो किस में है? जियो सिंक्रोनस में। ठीक है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। लेकिन आज के टाइम में इसको क्या बोला जाता है? नेविक कहा जाता है। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक के रिलेटेड। आई नो दे आर बिट डिफिकल्ट फॉर यू बट हमारी कोशिश यही है कि साइंस को हमने आसान बनाना है, डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, टेक्निकल है थोड़ा सा बट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, करंट अफेयर्स के टच में रहोगे तो यू विल गेट टू नो दैट।